हेलो, मैं हूँ गार्गी। और मैं हूं हिमांशु। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं मिस्टर हिमांशु सर की यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद PYQs पर। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो पर बहुत सपोर्ट दिया। आज आप जानेंगे कि कैसे बहुत से देशों से एक एक ईंट लेकर हमने अपना यह विशाल संविधान बनाया है। इसलिए मैं आप सभी से यह उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ साझा करना ना भूलें। बिल्कुल। और आज का जो हमारा डिस्कशन है ना, वो उस बारे में है जिसने इस देश की पूरी बुनियाद रखी है। हाँ, मतलब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो दुनिया भर के बहुत से बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने एक काफ़ी नेगेटिव प्रिडिक्शन की थी। राइट, उनको लगता था कि इतनी डाइवर्सिटी वाला देश चल ही नहीं पाएगा। वही तो, उनका मानना था कि जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं और जो देश अभी अभी पार्टीशन के दर्द से बाहर आया है वो एक नेशन की तरह सर्वाइव कर ही नहीं सकता। सही बात है। उनका सोचना था कि देश बिखर जाएगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट ने उन सभी प्रिडिक्शंस को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। एग्जैक्टली, एक ऐसी किताब जिसने सब बदल दिया। और आज की ये डिटेल चर्चा उसी डॉक्यूमेंट पर है, यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। और ये टॉपिक सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए, स्पेशली UPSC प्रीलिम्स और स्टेट PCS के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको पॉलिटी का फाउंडेशन माना जाता है। बिल्कुल, एकदम नींव है ये। और एस्पिरेंट्स के रेफरेंस के लिए बता दूं कि इस पूरे डिस्कशन का जो मेन सोर्स है वो हर UPSC एस्पिरेंट के लिए गीता के समान मानी जाने वाली किताब M. लक्ष्मीकांत बुक 8th एडिशन है। हाँ, 8th एडिशन। उसी ऑथेंटिक सोर्स से हम उन सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेन डिसीजंस को डिकोड करेंगे। अब देखो, प्रिपरेशन के टाइम पर ना एक सबसे बड़ी गलती होती है, वो है आर्टिकल्स और फैक्ट्स का बस रट्टा लगाना। हाँ, वही क्या हुआ ये तो लोग इजीली याद कर लेते हैं। राइट, लेकिन क्यों हुआ वो पीछे का लॉजिक अक्सर छूट जाता है। तो आज हमारा पूरा फोकस इसी क्यों पर रहेगा। बिल्कुल, हम वो सर्कमस्टांसेस समझेंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को स्पेसिफिक डिसीजंस लेने पर मजबूर किया। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। अगर हिस्ट्री के पन्नों को पलटें तो ये स्टोरी एक्चुअली शुरू कहाँ से होती है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है ना, तो हमें आज़ादी से काफ़ी पीछे जाना होगा। बेसिकली साल 1608 में। ओह, 1608। हाँ, मतलब ब्रिटिशर्स की एंट्री। हाँ, ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ ट्रेडर्स बनकर आए थे। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर लेकर उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिले थे। राइट। उस वक्त उनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मसालों और कॉटन से प्रॉफिट कमाना था। रूल करना उनके दिमाग में था ही नहीं। ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब 1608 से लेकर आने वाले करीब 150 सालों तक वो लोग स्ट्रिक्टली बिजनेस ही कर रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली, सिर्फ बिजनेस। लेकिन फिर साल 1765 आता है तो एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आई थी वो अचानक से एक रूलर के रोल में कैसे शिफ्ट हो गई। 1765 में ऐसा क्या हो गया। 1765 का साल ना इंडियन हिस्ट्री में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। एक्चुअली इससे ठीक एक साल पहले 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। अच्छा, बक्सर का युद्ध। हाँ, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और उस जीत के रिजल्ट में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स, इसका थोड़ा सिंपल मीनिंग समझा सकते हैं एस्पिरेंट्स के लिए। दीवानी राइट्स का सिंपल मतलब है रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करने का राइट और सिविल जस्टिस का राइट। ओह वाओ, तो जो पहले सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी वाली, उन्हें पहली बार इंडिया के एक बहुत बड़े और रिच एरिया से डायरेक्टली टैक्स वसूलने का लीगल राइट मिल गया। वो रातों रात एक टेरिटोरियल पावर बन गए। राइट, मतलब अब पैसा भी उनका और उस पैसे पर कंट्रोल करने की पावर भी उन्हीं की। सही बात है, उनके पास अब पावर ही पावर थे। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि बिजनेस के बहाने उन्होंने इकोनॉमी की चाबी अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन उनका जो रूल करने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। राइट, बहुत ज्यादा। उन्होंने लोकल लोगों का बुरी तरह शोषण किया। और शायद इसीलिए ठीक 90 साल बाद 1857 में एक बहुत बड़ा भूचाल आया जिसे हम सिपॉय म्यूटिनी या 1857 का विद्रोह कहते हैं। बिल्कुल, और इस विद्रोह ने ना ब्रिटिश हुकूमत की एकदम जड़ें हिलाकर रख दी थी। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कंपनी पर। इम्पैक्ट ये था
कि ब्रिटिश क्राउन को क्लियरली रियलाइज हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक कमर्शियल एंटिटी के बस की बात नहीं है इंडिया जैसे ह्यूज और कॉम्प्लेक्स देश को संभालना। अच्छा, इसलिए उन्होंने टेक ओवर किया। हाँ, इसीलिए 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया और इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। इसे ही हम क्राउन रूल कहते हैं। और ये जो क्राउन रूल है यही 15 अगस्त 1947 तक चला, राइट? एग्जैक्टली। आज़ादी के दिन तक यही सिस्टम चल रहा था। तो जब आज़ादी मिली तब एक नए इंडिपेंडेंट नेशन को चलाने के लिए एक नए रूल बुक की जरूरत पड़नी ही थी। बिल्कुल। और वहीं से शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की। राइट। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझने के लिए ना मैं सोच रही थी एक एनालॉजी यूज करते हैं। इसे सिर्फ किसी स्कूल या कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट से कंपेयर करना तो बहुत छोटी बात होगी ना। ग्रुप प्रोजेक्ट तो बहुत छोटा टर्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसा था जैसे एक बहुत बड़े समुद्री जहाज का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वो भी तब जब वो जहाज पहले से ही एक भयंकर तूफान के बीच समुंदर में फंसा हुआ हो। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है यहाँ। क्योंकि देखो, एक तरफ देश में पार्टीशन के दंगे चल रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स अपना अलग रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पूरा केओस था देश में। और दूसरी तरफ दिल्ली के एक हॉल में बैठकर कुछ लोग इंडिया के फ्यूचर का पूरा डिजाइन तैयार कर रहे थे। एग्जैक्टली। और ये काम इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स था कि इसे किसी एक इंसान या एक छोटी सी टीम के भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता था। सही बात है, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जरूरी था। बिल्कुल। इसीलिए इस मैसिव टास्क को पूरा करने के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी। हर कमेटी को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया। लेकिन इतने सारे लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए एक हेड तो चाहिए ना। हाँ, वही तो। जब 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली हिस्टोरिकल मीटिंग हुई तो किसी को तो लीड करना था। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा को टेम्पररी या प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुना गया। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग में आता है। उस मीटिंग में तो एक से बढ़कर एक वेटरन लीडर्स थे, फिर डॉक्टर सिन्हा को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? क्या कोई वोटिंग हुई थी उस दिन? नहीं, उस दिन कोई इलेक्शन या वोटिंग नहीं हुई थी। एक्चुअली वहां पर एक फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो किया गया था। फ्रेंच ट्रेडिशन? अच्छा। हाँ, इस इंटरनेशनल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग किसी भी नई असेंबली में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है जब तक कि असेंबली अपना परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट ना कर ले। ओह, तो क्योंकि डॉक्टर सिन्हा उस सभा में सबसे बुजुर्ग और एक्सपीरियंस थे, इसलिए उन्हें चुना गया। बिल्कुल। फिर बाद में प्रॉपर इलेक्शन हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। ये वही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो प्रीलिम्स में एक्चुअली बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब वापस आते हैं उन कमिटीज पर। इनमें कुछ बहुत ही क्रिटिकल टीम्स थीं, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, और इन दोनों को लेकर एस्पिरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। राइट, अक्सर लोग इनके चेयरपर्सन्स के नाम मिक्सअप कर देते हैं। तो क्लियर कर देते हैं। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इस कमेटी का मेन काम ये देखना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगी और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, तो यूनियन पावर मतलब नेहरू जी। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है। हाँ, इस कमेटी का काम बेसिकली ये था कि बाकी सारी कमिटीज की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइनल लीगली साउंड ड्राफ्ट तैयार करना। अगर इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नेहरू जी और बाकी कमिटीज के हेड्स एक तरह से आर्किटेक्ट्स थे जो तय कर रहे थे कि बिल्डिंग दिखेगी कैसी, उसमें कितने कमरे होंगे। हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर चीफ इंजीनियर थे, जिन्होंने उस पूरे ब्लूप्रिंट को कागज पर उतारकर एक मजबूत लीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया ताकि कल को उसमें कोई टेक्निकल या लीगल फॉल्ट ना निकल आए। वाओ, ये पर्सपेक्टिव सच में बहुत बढ़िया है। सेम यही डायनामिक्स थे वहाँ। डॉक्टर अंबेडकर की जो लीगल अंडरस्टैंडिंग थी ना, उसी ने उस ड्राफ्ट को इतना बुलेट प्रूफ बनाया। राइट। अब जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लूप्रिंट की बात कर ही रहे हैं तो एक क्रिटिसिज्म बहुत कॉमन है। कई लोग या क्रिटिक्स इसे एक बैग ऑफ बोरोइंग्स यानी उधार का थैला कहते हैं। हाँ, ये एलिगेशन अक्सर सुनने को मिलता है। तो इस पर आपका क्या टेक है? मतलब कई बार ये सवाल उठता है कि क्या ये एक तरह की कॉपी पेस्ट अप्रोच नहीं थी? हमने अपना संविधान एकदम फ्रेश क्यों नहीं लिखा? अमेरिका या ब्रिटेन से चीजें क्यों ली?
देखो, ये आलोचना ना सुनने में थोड़ी लॉजिकल लग सकती है, लेकिन रियलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की अप्रोच बेहद प्रैक्टिकल थी। प्रैक्टिकल कैसे? डॉक्टर अंबेडकर ने खुद असेंबली में क्लियरली कहा था कि हिस्ट्री के इस पॉइंट पर आकर कोई बिल्कुल नया और अनूठा कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा ही नहीं जा सकता। वही तो, व्हील को रीइन्वेंट क्यों करना? एग्जैक्टली इसे ऐसे समझो कि अगर आज कोई एक बेस्ट और सेफेस्ट कार बनाना चाहता है, तो क्या वो पहिए और इंजन का इन्वेंशन शुरू से करेगा? बिल्कुल नहीं, वो एग्जिस्टिंग बेस्ट डिजाइन्स को ही यूज करेगा। राइट। दुनिया भर में जो बेस्ट इंजन्स हैं वो उन्हें देखेगा। हमारे मेकर्स ने भी सेम यही किया। उन्होंने वर्ल्ड के सभी मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस को थरली स्टडी किया। ये देखा कि वहां क्या सक्सेसफुल रहा और कहां वो फेल हुए, और फिर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट किया। बिल्कुल। जो प्रोविजंस इंडिया के मैसिव और डाइवर्स सोसाइटी के लिए सही थे, उन्हें हमारे कंडीशंस के हिसाब से कस्टमाइज करके अडॉप्ट कर लिया। ये कोई अंधी नकल नहीं थी, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और समझदारी भरा सिलेक्शन था। ये एक्सप्लेनेशन काफी डाउट्स क्लियर कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली हमने किस देश से क्या बेस्ट चीज सीखी। ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही हाई यील्ड है। हाँ, प्रीलिम्स का फेवरेट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं डीपीएसपी की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में है। राइट। ये कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं, वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, उनके बिल ऑफ राइट्स से, ताकि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। अच्छा, और ये कॉन्करेंट लिस्ट वाला सिस्टम कहाँ से आया, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों एक ही टॉपिक पर लॉ बना सकते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है। ये अप्रोच तब काम आती है जब आपको पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लॉ भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम लोकल कंडीशंस के हिसाब से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी हो। बहुत स्मार्ट फीचर है ये। और एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है, यूनियन ऑफ स्टेट्स विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया गया? यहाँ ना एक बड़ा नेचुरल सा डाउट आता है दिमाग में। इंडिया स्टेट्स का यूनियन तो है, तो फिर अमेरिका की तरह हमारे स्टेट्स को उतनी ज्यादा पावर क्यों नहीं दी गई? सेंटर को इतना हेवी और पावरफुल क्यों रखा गया? तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आखिर क्यों सेंटर को इतनी अधिक पावर दी गई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हिमांश के जवाब को सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पॉलिटी विथ PYQ।